नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। इस वक्त हम माधव आनंद जी के साथ दिल्ली में जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो रही है, तापमान भी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी लू आ जा रहा है ठंड के समय में, और सबसे जबरदस्त बात सीए एनआरसी में तो आप नीतीश जी के खिलाफ थे, लेकिन एक मुद्दे पे आप एक मत हुए, जाति जनगणना पर। शुरुआत यहीं से। निश्चित रूप से तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसलिए तापमान तो सत्ताधारी तो ठंड है वैसे, लेकिन जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वहाँ तापमान कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। तो जो स्वाभाविक है, बौखलाहट है, क्योंकि उन लोगों की जो नाकामियाँ हैं, वो नाकामियाँ जनता जो सब समझ चुकी है, और इसी कारण जो पॉलिटिशियन है वो तो थोड़ा सा तापमान बढ़ ही गया है, और ब्यूरोक्रेट भी जो है वो भी गाहे बगाहे लगता है तापमान के कारण वो भी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो एक मैंने डीएम का देखा था, पत्राचार उन्होंने जैसे लू वर्ड यूज कर दिया था, और जबकि ठंड है, अभी लू का तो कोई है ही नहीं चक्कर, जो उन्होंने दिया था कि खुद ज़्यादा लू के कारण स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है नीतीश जी का असर तो जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहाँ उनको भी थोड़ा पड़ ही गया है। और जहाँ तक बात है एनआरसी, मैं तो कह रहा हूँ कि आज देश जल रहा है। आज नीतीश जी अगर सीए का सदन में सपोर्ट नहीं किए रहते, यानी सीए बनाने में तो नीतीश जी का योगदान है, तो आज एनआरसी और एनपीआर की जो बात होती है, इन सारे मुद्दे पे बातचीत ही नहीं होती। तो सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है केंद्र सरकार के साथ साथ, उससे कहीं ज़्यादा माननीय नीतीश कुमार जी हैं। आज बिहार को जो है जलते हुए उन्होंने छोड़ दिया। लगातार बिहार बंद हो रहा है, आप देख रहे हैं सड़क पे लोग जैसे आए हुए हैं, छात्र जैसे पढ़ाई छोड़ कर से लगातार यूनिवर्सिटी में संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके लिए दोषी नीतीश जी हैं। मुझे लगता है नीतीश जी को भी डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। वो भी जैसे बीजेपी की तरह जो है अपनी चाल जो है चेंज कर लिया है। वो भी समझ नहीं लगे कि 15 साल में तो उन्होंने किया नहीं। इस बार जनता उनसे पूछेगी कि आपने क्या काम किया, तो कभी जल जीवन हरियाली योजना, अरे 14.5 साल आप सोए थे, 6 महीने में आप पर्यावरण को ऐसा बना देंगे कि सबको सांस लेने में सही हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उनको कोई काम नहीं करना है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो मूलभूत समस्याएं, जो युवाओं की समस्याएं हैं, आज ये आप भी एक युवा हैं, आपकी भी समस्याएं हैं, मेरी भी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये एनआरसी और सीए का जो उन्होंने सीए का स्पेशली जो है समर्थन करके जो उन्होंने एक्ट बनवाने का काम किया। मुझे लगता है कि आज जो बिहार को जिस दशा में जैसे ये बना दिए हैं, जो परिस्थितियां बिहार में जो है सो आ गई है, अब नई सरकार को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको जो है सो पटरी पर लाने में। लेकिन ठीक है, सरकार है, लोकतंत्र है, अब जब नई सरकार बनेगी तो हम लोग उसको सुधार करेंगे। माधव जी, मैं बहुत साफ चीज़ों को समझना चाहती हूँ। एनआरसी का आपने विरोध किया, हमें समझ में आया। सीए का भी आपने विरोध किया। एनपीआर, चूंकि खुद तेजस्वी जी कह चुके हैं, एनपीआर एक शुरुआती फुटस्टेप है एनआरसी की ओर बढ़ने का, जो आप लोगों ने कहा। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, नीतीश जी सीए को सपोर्ट करके सीए क्यों बना रहे जब वो एनआरसी का विरोध कर रहे हैं? देखिए नेहा जी, सीए बना धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति दूसरी चीज़ को लेकर। अब जब आप जो है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, आप पढ़ी लिखी हैं, बहुत योग्य हैं, आप खुद अपने देखेंगे उसमें लिखा हुआ है एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनआरसी। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी सदन में बोले हुए हैं कि चुन के जो है एक लोग घुसपैठियों को निकालूंगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है एनआरसी असम तक सीमित नहीं होगा, पूरे राज्य में जैसे जितने भी राज्य हैं वहाँ एनआरसी लागू करेंगे। आज जब सरकार बैकफुट पे आ गई, तब प्रधानमंत्री जी को जैसे विवश होना पड़ा और कहना पड़ा कि जो है एनआरसी पे तो कोई हम लोगों ने डिस्कशन ही नहीं किया। अरे मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपको ये सब लाने की क्या ज़रूरत है? आप जैसे युवाओं पे ध्यान दीजिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए, रोजगार पे ध्यान दीजिए, ये तमाम तरह की चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ये सब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ नेहा जी, क्या अपने देश में धार्मिक रूप से हम लोग प्रताड़ित हैं क्या? यहाँ हिंदू दलित प्रताड़ित नहीं होते हैं क्या? अरे आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उनको चिंता करने दीजिए। और दूसरी बात, अगर आप वहाँ से जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको आप ला रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी वाले बोलते हैं मोदी है तो सब मुमकिन है, तो आप वहाँ के लोगों को लाइए, लेकिन वहाँ की जल जमीन पर्यावरण सबको ले आइए। 1947 से पहले का जो है भारत बना दीजिए, पाकिस्तान का विलय और बांग्लादेश का विलय कर दीजिए। मोदी है तो सब मुमकिन है, तो आप करवा दीजिए, मैं क्या दिक्कत है? अब सिर्फ मैं वहाँ से जनसंख्या क्यों लाऊं, वहाँ से पर्यावरण को भी लाऊं, वहाँ का लैंड भी लाऊं, वहाँ का पानी भी लाऊं, सब चीज लाइए और भारत में विलय करा दीजिए। 1947 का पहले का जो भारत है वही अपना दीजिए। धन्यवाद देते हैं आप लोगों को। माधव जी, आपने एक जादू की बात की है, जादू से ही संभव है और कुछ संभव नहीं है। ठीक इसी तरीके से आप बिहार में हम जादू देखिए कि पक्ष विपक्ष जाति जनगणना में सहमत हो गए, ये जादू है। देखिए नेहा जी, जातिगत जनगणना की बात है, मैं आरक्षण की जहाँ तक बात है,
आरक्षण का मुद्दा अपने देश में हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है, कोई इस पर बोलने की हिम्मत नहीं रखता है और संविधान में आरक्षण की व्याख्या अच्छी तरह की गई है। मैं धर्म जातिगत जनगणना के पक्ष में इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आपको पता होगा कि किस जाति की जितनी संख्या बल है, आप पूरे जो आरक्षण का है आप 100% आरक्षण उसके अकॉर्डिंग सभी जाति को दे दीजिए, कभी भी आरक्षण का मुद्दा आपके पास आएगा नहीं। ये आरक्षण कहाँ, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है क्या आज के डेट में? देखिए सब सगुफा है। सरकार जो है ना कुछ ऐसे मुद्दे हमेशा बनाए रखना चाहती है जो उसको हमेशा जैसे चुनाव के टाइम में भुनाने का काम कर। सवर्ण को आरक्षण दे दिया, कौन से सवर्ण को नौकरी मिल गई? आपको नौकरी मिल गई क्या? आप बता दीजिए, मैं भी अप्लाई कर दूंगा, अगर नौकरी मिल जाए तो राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा नौकरी करने के लिए। कभी नौकरी नहीं है। ये सब पॉलिटिकल जो है ना एक तरह से वोट बैंक की राजनीति हम लोग कहते हैं इसको, उसके लिए इसलिए हम लोग कहते हैं जातिगत जनगणना जो है सो आप निकालो, उसमें आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े लोग हैं और जितनी भी संख्या बल है सबको 100% आरक्षण दे तो आरक्षण का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। माधव जी ठीक है, जाति की आपने बात की है, जाति की बात संजय पासवान ने सिटी पोस्ट मेरे से भी 1-to-1 में बातचीत में उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर बिहार की राजनीति में फॉरवर्ड मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, जिसके पक्ष में खुद सच्चिदानंद जो बीजेपी के एमएलसी उन्होंने कहा, इन्होंने आईना दिखा दिया फॉरवर्ड को कि आप खुद एक फॉरवर्ड से आते हैं और विपक्ष में, इस पर आपकी राय बहुत जरूरी है। संजय पासवान जी वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी कर रहा है जी। तो ये कहने कि बीजेपी वाले अब मान चुके हैं कि जो सवर्ण क्लास के लोग इनको वोट नहीं करेंगे। वोट लेने वक्त में तो आप बड़ी बड़ी वादा करके जाते हैं, सवर्ण समाज को, भूमिहार को, ब्राह्मण को, राजपूत को, जितने भी है सवर्ण समाज सबको आप करते हैं, और ये कहना कि सवर्ण समाज का लोग नहीं बन सकता मुख्यमंत्री, ये जो है सो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। अरे कोई भी व्यक्ति बने, वो एक अलग बात है, कौन व्यक्ति बनेगा नहीं बनेगा, ना संजय पासवान के कहने से बनेगा ना माधव आनंद के कहने से बनेगा, लेकिन इस तरह एक पर्टिकुलर समाज को अगर आप चिन्हित करके कहें कि कभी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और मुझे लगता है सवर्ण समाज आज के डेट में हम लोग तो एकजुट कर ही दिए हैं, बीजेपी से तो मोहभंग कर ही दिए हैं, और जो हम लोग बोलते हैं तो सवर्ण समाज भी समझने लगा है। और संजय पासवान ने जो बयान दिया है उनके बयान का बहुत मायने रखता है, इसको तो हम लोग लेके जाएंगे, क्षेत्र क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। और सवर्ण समाज जहां हम लोग रहेंगे सवर्ण समाज वहीं रहेगा। महागठबंधन में है तो महागठबंधन के साथ मैं हम लोग ला के दिखाते हैं आपको, 2020 का होने दीजिए चुनाव, उसमें देखिए कितने प्रतिशत महागठबंधन की तरफ जो है सवर्ण समाज आते हैं कि नहीं आते हैं। एक आखिरी सवाल, पप्पू यादव ने बयान दे दिया, मुझे बिहारी होने पर शर्म आता है, मैं भारत का क्यों हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ के राज्य में पैदा हुआ तो उनकी 3200 हड्डी तोड़ देता। इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए बहुत ये बयान जो है ना, जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं भी कल डिबेट में था, पप्पू जी भी मेरे साथ थे, मैंने बोला पप्पू जी आप पहले भी संवैधानिक पद पे बैठे रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा नहीं कहा, जरूरी नहीं है कि मैं उनके खराब आचरण को ही अडॉप्ट करूं, मुझे उस आचरण को अडॉप्ट नहीं करना है। मैं कहा मैं गौरवान्वित हूँ, बिहारी कहलाने में गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जब बिहार की अखंडता और अस्मिता की बात आएगी तो हम सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए। और मैं कहा आप कह रहे हैं कि आप मरूं तो आप मरें तो जैसे आपको न जलाएं, मैं कहता हूँ मैं कहीं भी पूरे विश्व के किसी भी कोने में मरूं, लेकिन मेरी जैसे दाह संस्कार जो है बिहार की जैसे जो मेरी मातृभूमि से बढ़ के कोई भूमि नहीं होता है वहाँ होना चाहिए। आप राजनीति कीजिए, बिहार समस्याओं से ग्रसित है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, पप्पू जी भी परेशान है, मैं उनका भी समर्थन करता हूँ, उनकी पीड़ा को भी समझता हूँ, लेकिन इस तरह के बयान से बचना चाहिए क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जब आप उसमें होते हैं, जनता के बीच में होते हैं, जनता के साथ रहते हैं तो स्वाभाविक है लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और आपके एक गलत बयान से जो है गलत मैसेज जाता है। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे माधव आनंद जी से, जिन्होंने साफ तौर पर सीए और एनआरसी पे अपने थॉट्स रखे हैं। इसी मुद्दे पे हम तमाम जो भी राजनेता उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कल ही विपक्षी दलों की बैठक हुई सीए एनआरसी पे, जिसपे साफ तौर पे ये कहा गया कि किस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। सभी विपक्षी दल ने एक स्वर में कहा है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। जहां देश में इकोनॉमी की हालत खराब हो, रोजगार की स्थिति बहुत दयनीय हो, उस वक्त इस तरीके से देश में इन मुद्दों को लाना एक गुमराह करने की ही बात है। फिलहाल आप बने हुए सिटी पोस्ट के साथ, सिटी पोस्ट हर खबर आप तक पहुंचाता है।